नया लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इंडियन डेमोक्रेसी ने पहले भी ऐसे टकराव देखे हैं। अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाए तो काफी उदाहरण मिलते हैं कि सत्ता का मोह कितना गहरा हो सकता है। 1998 में उत्तर प्रदेश में जगदंबिका पाल और कल्याण सिंह के बीच एक दिन के मुख्यमंत्री का एक काफी इंटेंस ड्रामा हुआ था, जिसे आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया। फिर 2007 की बात करें, कर्नाटक में कुमारस्वामी ने समझौते के बावजूद येदियुरप्पा को सत्ता सौंपने से सीधा मना कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और फिर 2015 में बिहार में जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के लिए कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया था, जहां बात फ्लोर टेस्ट तक पहुंच गई थी। और ये सिलसिला आज भी चालू है। 2016 में उत्तराखंड में हरीश रावत को अपने ही विधायकों की बगावत के चलते फ्लोर टेस्ट और राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में तो शिवसेना के स्प्लिट होने के बाद उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले ही रिजाइन करना पड़ गया। और अभी हाल ही में 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने की कोशिश की। इन सारे एग्जाम्पल से एक चीज़ बिल्कुल साफ है, रीज़न चाहे जो भी हो, एंड में हमेशा रूल्स और नंबर्स की ही जीत होती है। अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। आगे क्या होगा? इन सभी रूल्स और हिस्ट्री को समझने के बाद बंगाल की इस करंट सिचुएशन का क्या सोल्यूशन निकलेगा और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों की टाइमलाइन कैसी दिखती है। 5 मई को मुख्यमंत्री की तरफ से इस्तीफा ना देने की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन संवैधानिक घड़ी तो चल ही रही है। 7 मई को मौजूदा विधानसभा का टर्म लीगली अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि पुरानी सरकार लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और उसके ठीक बाद 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना तय है। अगर हम इन दोनों बातों को आमने सामने रखें, एक तरफ ये पॉलिटिकल स्टंट और दूसरी तरफ संवैधानिक सच्चाई, तो एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? उनका कहना है कि इस्तीफा देने से इनकार करना लीगली कोई बहुत ज्यादा देर टिकने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। ये ज्यादातर अपने सपोर्टर्स का जोश बनाए रखने और एक नैरेटिव क्रिएट करने का तरीका है, क्योंकि 7 मई के बाद ये इनकार कानूनी रूप से पूरी तरह से बेमानी हो जाएगा। इसी बीच सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांजिशन ऑफ पावर की तैयारियां काफी तेजी से शुरू हो चुकी हैं। नई सरकार लाने के प्रोसेस में अमित शाह को पश्चिम बंगाल का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। उनका काम होगा नई जीती हुई पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर अगले मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करना, ताकि 9 मई की शपथ ग्रहण की तैयारियां बिल्कुल स्मूथली हो सकें। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक काफ़ी सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल बनता है, क्या किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल बयानबाजी और दांवपेच कभी भी देश के क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल से ऊपर हो सकते हैं? बंगाल का ये संकट दरअसल इस बात का बहुत बड़ा टेस्ट है कि पॉलिटिक्स चाहे कितनी भी आक्रामक क्यों ना हो जाए, क्या आखिर में हमारे लोकतांत्रिक संस्थान और संविधान ही